नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है बॉडी लैंग्वेज। आज कम्युनिकेशन में जो एक पार्ट रहता है बॉडी लैंग्वेज, हम उसकी बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। साथियों, यहाँ समझना ज़रूरी है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करते वक्त हमारे साथ कई सारी भाषाएं एक साथ चलती हैं। एक कहलाती है वर्बल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, जिसको हम शाब्दिक भाषा बोलते हैं। वर्ड्स के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी कहलाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहां हम शब्दों की बात करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, टोनल लैंग्वेज, टोनल लैंग्वेज से मुराद है पैरा लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ये दो तरीके की लैंग्वेज आती हैं। और इसके अलावा एस्थेटिक लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। एस्थेटिक लैंग्वेज मतलब जहां हम आर्ट के ज़रिए, बहुत सारी आर्ट्स होती हैं, आर्टिस्टिक फॉर्म्स होती हैं, उसके ज़रिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। और इसके अलावा अपीयरेंस, हम किस तरीके से अपने को कैरी करते हैं, ये भी कम्युनिकेट करता है। ये भी नॉन वर्बल का पार्ट है। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। पिक्चर्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। दीपक जी, जेस्चर्स जो आते हैं वो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। तो मैं सारे डिविजन्स आपको बता रहा हूँ। नॉन वर्बल में वी हैव बॉडी लैंग्वेज, वी हैव पैरा लैंग्वेज, वी हैव अपीयरेंस, सिंबल्स, विजुअल, एस्थेटिक कम्युनिकेशन। हम विभिन्न तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं। पिक्चर्स भी कम्युनिकेट करते हैं, विजुअल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। हम डिफरेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ज़रिए भी कम्युनिकेट करते हैं। तो देर आर वेरियस वेज टू कम्युनिकेट। आज जो हमारा फोकस है आज के लेक्चर का, आज के सेशन का, वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल में और पॉइंट्स भी आते हैं, हम उनको टच नहीं कर रहे हैं। आज हम बाकी सारी बातें नहीं कर रहे हैं, पैरा लैंग्वेज की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ हम आज जो सेशन है हमारा वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। तो हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, शारीरिक भाषा की बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम हैंड शेकिंग से। हाथ मिलाने का जो ढंग है वो कैसा होना चाहिए, हैंड शेकिंग से आज मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। हालांकि बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर नहीं हो पाएंगी। तो आज मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादातर जो बॉडीली साइंस हैं और बॉडीली पोस्चर्स हैं उसके बारे में जानकारी दे दूं और आपको बता दूं कि हम उनको इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड शेकिंग। देखिए साथियों, जब हम हैंड शेक करते हैं, हैंड शेकिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बॉडी लैंग्वेज जो है कॉन्शियस एफर्ट में नहीं आती है। अगर जानबूझ के आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ के कोई चीज़ कर रहे हैं, तो फिर वो जो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसका मीनिंग जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो बॉडी लैंग्वेज के जो सिग्नल्स हैं वो कॉन्शियसली नहीं होते हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट होते हैं। जब ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इमोशन आता है तो हमारा बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आप अच्छे से उसको समझेंगे। तो हैंड शेकिंग से शुरू करते हैं। हैंड शेकिंग में एक होता है, एक जो टाइप होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोगों के पास पेन और कॉपी है तो उस पर नोट भी कर लेंगे तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। एक होता है लिम्प हैंड शेक, उसको बोलते हैं लिम्प हैंड शेक, LIMP, लिम्प। अब ये हैंड शेक कैसा होता है, जैसे मैंने आपके आगे हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, और आपने क्या किया, अपने हाथ को लूज कर दिया अपने हाथ को। मतलब मेरा हैंड तो टाइट है और आपका हैंड लूज है, इसको बोलते हैं लिम्प हैंड शेक। और साथ ही जो लोग ऐसा करते हैं, ये सिंबलाइज करता है, ये प्रतीक होता है, ये दिखाता है कि जो पर्सन भी इस तरीके से कर रहा है, यानी अपने हाथ को ढीला छोड़ रहा है, जिसको हम लिम्प हैंड शेक कहते हैं, ये शो करता है कि आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ये शो करता है अगर आपका हैंड लूज है और मेरा हैंड टाइट है। मैंने आपके आगे हाथ बढ़ाया, आपका हैंड लूज है, सो इट शोज दैट यू हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है उसे कहते हैं ग्रैस्प हैंडशेक। ग्रैस्प, अब देखिए ये मेरा हैंड है और ये आपका हैंड है और आपका हैंड जो है वो टाइट है। जब हाथ मिल रहा है तो आपका हैंड मेरे हैंड से टाइट है, यानी जो पावर मेरे हैंड में जनरेट हो रही है और जो पावर आपके हैंड में जनरेट हो रही है, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो आपके हैंड में पावर ज्यादा लग रही है, मेरे हैंड में पावर कम लग रही है। तो इसे बोलते हैं ग्रैस्प हैंडशेक। ये शो करता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को। ये शो करता है कि यू आर ट्राइंग टू सिग्नल, यू आर ट्राइंग टू शो दैट यू आर सुपीरियर टू मी, आप मुझसे सुपीरियर हैं, ये आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इसको बोलते हैं ग्रैस्प हैंडशेक। तीसरा टाइप जो होता है उसे कहते हैं इक्वल हैंडशेक। अब ये इक्वल हैंडशेक क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लें। ये मेरा हाथ है, ये आपका हाथ है। अब दोनों हाथ में जो पावर है वो इक्वल है। जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर मेरे हाथ में है उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर आपके हाथ में है। इसको बोलते हैं इक्वल हैंडशेक। ये हैंडशेक प्रॉपर हैंडशेक होता है। इसको हम कॉर्पोरेट हैंडशेक भी बोलते हैं और ये हैंडशेकिंग दी बेस्ट मानी जाती है। जब कोई आपसे हाथ मिलाए तो द अमाउंट ऑफ पावर ही इज पुटिंग इन हिज हैंड शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पावर यू आर गिविंग टू योर हैंड। इसको हम बोलते हैं इक्वल हैंडशेक। अगला जो टाइप है हैंडशेकिंग का उसको हम बोलते हैं ब्लैक हैंडशेक या मिस्टीवियस हैंडशेक। इसको हम एक और नाम भी देते हैं इनफॉर्मल हैंडशेक। साथियों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग ऐसा करते नहीं करते, लेकिन मैं अक्सर ऐसा किया करता था और बहुत लोग करते हैं ऐसा। जब हम अपने फ्रेंड्स से हाथ मिलाते हैं तो हमारा कुछ अंदाज अलग तरीके का होता है। हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, फिर यूं हाथ घुमा के ऐसे हैंडशेक करते हैं, या ऐसे फाइट देते हैं फिर हैंडशेक करते हैं। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल हैंडशेक। इनफॉर्मल हैंडशेक में रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप किसी भी अंदाज में हैंडशेक कर सकते हैं। पता लगा आपका फ्रेंड है, आपने उसके शोल्डर पे हिट किया और उसके बाद हैंडशेक कर लिया, या आपने दोनों हाथ मिला के हैंडशेक कर लिया, या हाथ पकड़ा और गले मिल गए वो हैंडशेक कर लिया। हैंडशेकिंग विद हगिंग, तो ये कहलाता है इनफॉर्मल हैंडशेक और फ्रेंड्स के बीच में होता है। दिस इज नॉट फॉर्मल हैंडशेक। जो मैं इक्वल हैंडशेक की बात कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल हैंडशेक। अब साथियों, यहां पर आप कुछ सवाल मुझसे ये कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में खास तौर पे ये देखा जाता है कि जैसे आप कभी अपने सीनियर के सामने जाते हैं तो सीनियर के सामने जब आप पहुंचते हैं तो होता यह है कि आप खुद तो हाथ आगे बढ़ाते नहीं है हैंडशेक करने के लिए, ऐसा कभी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, कोई करता हो तो करता हो। लेकिन फॉर्मल सिचुएशंस में हमेशा यही होता है कि बॉस जो है उसने आपके आगे हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, नहीं मिला रहा हाथ तो बात अलग है, उसने हाथ आगे आपके आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। या आपका इंटरव्यू चल रहा है तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसने आगे हाथ बढ़ाया आपसे हाथ मिलाने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस मौके पे हैंडशेक कर लेते हैं और कई बार ऐसा होता है हम हैंडशेक नहीं भी करते हैं क्योंकि हमें लगने लग जाता है कि शायद यहाँ पर ठीक नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि हम ऐसी सिचुएशन में उनसे हाथ मिलाएं, नहीं मिलाएं, मिलाएं तो कैसे मिलाएं, ये सारी बातें हैं। देखिए, अगर किसी पर्सन ने आपके आगे हाथ बढ़ाया है तो आप उससे हैंडशेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीनियर पर्सन के आगे हाथ बढ़ाना हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हैंडशेकिंग में कहीं ना कहीं कल्चर का भी पार्ट यहां पर आ जाता है। तो कुछ सीनियर आपके आगे हाथ बढ़ा रहा है, आप हैंडशेक कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। आपको बता दिया जो इक्वल हैंडशेक है उसको फॉलो कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हाथ आगे ना बढ़ाएं।
सीनियर के आगे, फॉर्मल सिचुएशंस में। तो ऐसे मौक़ों पे हम कुछ इस तरीके से हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ के या सलाम कर लेते हैं। आई मीन देयर आर वेज, ग्रीट करने के वेज हैं। ग्रीट करने का एक वे केवल हैंड शेकिंग नहीं है। मैं जो पॉइंट यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने कई जगह ये नोटिस किया है कि जब कुछ सीनियर आगे हाथ बढ़ाता है, आई सॉ व्हेन टू डिग्निटरीज शेक हैंड्स देयर स्टाइल कॉर्पोरेट। मैं उस पर भी दीपक जी सारी बातें मैं बताने वाला हूँ हैंड शेकिंग की, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब बताऊंगा मैं आपको। तो मैं जो पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है, रादर बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि जब कुछ सीनियर आपके आगे हाथ बढ़ाता है तो आप दोनों हाथों से उसका हैंड शेक करने लग जाते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। और साथियों, जब हम दोनों हाथ से हैंड शेक करते हैं तो उसके दो मीनिंग होते हैं। ये एक प्रॉब्लम की बात है। और वो दो मीनिंग जो है उसमें कोई सा भी मीनिंग लगाया जा सकता है। मेरा जिस तरीके का मूड है उस तरीके का मीनिंग मैं उसका ले लूंगा। दोनों हाथों से हैंडशेक करने का एक मतलब तो यह है कि यू आर गिविंग हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट टू समवन, नंबर वन। मैं आपको सिचुएशन नहीं बता दूंगा कि कहां पर आप दोनों हाथ अगर यूज करेंगे तो नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन एक जनरल सिचुएशन में अगर हम देखें तो इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं और कोई सा मीनिंग भी अडॉप्ट हो सकता है। अगर दोनों हाथों से हैंडशेक कर रहे हैं तो इसका मतलब, एक मतलब क्या है, यू आर गिविंग हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट टू समवन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे हाथ मिलाऊं और आप मुझे अपना सीनियर मानते हो, मैं आगे आपके हाथ करूं तो आप दोनों हाथों से मेरे से हाथ मिला सकते हो। इट शोज हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन इस हैंडशेकिंग को पॉलिटिकल हैंडशेक भी कहते हैं। मतलब कभी कभी जब हम दोनों हाथ से हैंडशेक करते हैं तो वो ये सिग्नल भी करता है कि देयर इज समथिंग ब्लैक इन द पल्स, दाल में कुछ काला है। मतलब ये पर्सन फ्लैटरी कर रहा है या ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है रॉन्ग वे में। तो डबल हैंड यूज, दोनों हाथों को यूज करके हैंडशेक करना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए हैंडशेक सबसे बढ़िया वही है कि आप इक्वल हैंडशेक करें, वो बेहतरीन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हैंडशेक में कुछ बातें और भी ध्यान रखनी होती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी भी लेडी ने, इतनी लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं ऑनलाइन, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि सर क्या लड़की के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्या फीमेल के साथ हाथ मिलाना चाहिए। ये सवाल किसी ने नहीं किया, हालांकि मैं इस सवाल पे आऊँगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि जब आप हैंडशेक करते हैं, आपको पता लग गया कि सबसे बढ़िया हैंडशेक क्या होता है, इक्वल हैंडशेक, जिसमें आपके हैंड में जो प्रेशर आ रहा है उसी अमाउंट में प्रेशर दूसरे बंदे के हैंड में आएगा, जिसको हम इक्वल हैंडशेक बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। और दोनों हाथों से जो हैंडशेक कर रहे हैं वो भी मैं बता चुका हूं आपको कि दोनों हाथ से हैंडशेक करने में एक नुकसान ये हो जाता है कि कभी कभी वो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल जाता है। अगर हम किसी पर्सन को जानते हैं, उसको अच्छे से जानते हैं, फिर दोनों हाथों को यूज कर रहे हैं, तो फिर वहाँ अंडरस्टूड है कि यू आर गिविंग ए हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट टू समवन। इफ यू डू सो विद मी, मैं तो यही एज्यूम करूंगा कि यू आर गिविंग ए हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट टू मी। वो एक अलग बात है। जब हैंडशेक करें तो मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, उसमें एक बंदा यूं हैंडशेक करता था, ऐसे ऐसे बिल्कुल चिपका के हाथ। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी। उस मूवी में ऐसा था, तो वो ठीक नहीं है। हैंडशेक करते वक्त आपकी बॉडी जो है, आपका ये पोर्शन जो आपका हेड है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हिस्सा, ये लीन करना चाहिए। You have to take your body lean forward while doing handshake. जब आप हैंडशेक करें तो बॉडी को आप आगे लेके जाएं। You have to put forward, आपको लीन फॉरवर्ड करना है अपनी बॉडी के साथ जब आप हैंडशेक कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे
टू हैव हैंडशेक विद समवन, किसी के साथ हैंडशेक करने का ये सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा तरीका है। इसको हम कॉर्पोरेट हैंडशेक और या इक्वल हैंडशेक भी बोलते हैं। अब साथियों यहाँ एक बात ये आती है कि आप बेशक अपनी बॉडी को आगे लेकर जा रहे हैं, प्रेशर भी बराबर दे रहे हैं अपने हैंड में, इक्वल हैंडशेक को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका फेस जो है वो डिस्टॉर्टेड है, यानी फेस पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो एक्सप्रेशंस ऐसे आ रहे हैं जो नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, फेस पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उनको देख कर के पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फिर वो हैंडशेक बढ़िया हैंडशेक नहीं कहलाएगा। आई मीन टू से कि जैसे आप बॉडी को लीन कर रहे हैं, आपका फेस भी ब्राइटन होना चाहिए और एट द सेम टाइम स्माइल होनी चाहिए। बट नाउ इट इज डेंजरस। व्हाट इज डेंजरस अनुराधा जी? व्हाट इज डेंजरस नाउ? डेज व्हाट इज डेंजरस? नो, इट्स नॉट डेंजरस। हैंडशेक इज हैंडशेक। डेंजर कहाँ होता है? डेंजर अगर आप अलर्ट नहीं है तो यू मे बी इन डेंजरस सिचुएशन। अगर आप अलर्ट नहीं है और आप अलर्ट नहीं है तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। वी शुड नॉट टेक इनिशिएटिव टू शेक हैंड विद लेडी बिकॉज शी डज नमस्ते, वी विल फील ह्यूमिलिएटेड। मैं अभी लेडीज़ वाले पॉइंट पे आने वाला था। मैंने कहा भी था इनफैक्ट कि किसी भी लेडी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया कि क्या हमें हैंडशेक करना चाहिए। इसका आंसर आके हमने दे दिया है यहाँ पर, एंड इट इज़ वेल सेड कि आप इनिशिएट ना करें। हाँ दीपक जी, ड्यू टू कोरोना हैंडशेक नहीं होगा, ये बात मानने की है, फैक्ट है इसमें। इस समय तो हैंडशेक नहीं होगा, इसमें तो यही चलेगा। और इस समय तो वो कंट्रीज़ भी जो हैंडशेकिंग पे बल देती हैं वो भी ऐसे ही कर रही हैं। ये अब हर जगह चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हमारे कल्चर को अब हर कोई अडॉप्ट कर रहा है, ये बात तो सही है। तो लेडी के सेंस में अगर लेडी ने हाथ आगे बढ़ाया है तो हैंडशेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कल्चर ये हमें कहता है कि हम स्वतः हाथ ना बढ़ाएं, लेकिन कॉर्पोरेट में साथियों, दीपक जी, कॉर्पोरेट में ये सब चलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये मानता है कि वी आर इक्वल, हम इक्वल हैं। Many times it happens that we have to handshake a person whom we want to avoid without disrespecting. कई बार ऐसा होता है कि हमें हैंडशेक कर रहा है एक पर्सन से जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम उससे हैंडशेक कैसे करें? देखिए, आपकी हैंडशेकिंग एक सिग्नल भी देती है, एक सिंबल भी क्रिएट करती है कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे जज्बात रखते हैं। ये बड़ा एक सशक्त माध्यम है बगैर मुंह खोले किसी को इंप्रेशन देने का कि आपके जहन में कुछ बातें चल रही हैं उस पर्सन को लेकर के। अब जाहिर सी बात है, अगर दूसरा पर्सन जो है वो आपके टोन में नहीं है, आपके टोन में नहीं है, दूसरा पर्सन आपके टोन में नहीं है या आपकी वाइब्रेशंस को मैच नहीं कर रहा है, तब आप क्या करोगे? तब तो वो इक्वल हैंडशेक हो ही नहीं सकता ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इक्वल हैंडशेक का मतलब क्या है? सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से निकल के आएगी? वो तो अंदर जज्बातों से निकल के आएगी, फीलिंग से निकल के आएगी ना। तो अगर फीलिंग्स मैच ही नहीं कर रही है तो वो कहाँ से निकल के आएगी? तो वो तो हैंडशेक होना ही नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी है। तो आप फॉर्मेलिटी कर लीजिए। नमस्कार इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। नहीं दीपक जी, आई डोंट अग्री। मैं यहां अग्री नहीं करता आपकी बात से। नमस्कार का अलग वर्थ इंपॉर्टेंस है, हैंडशेकिंग का अलग वर्थ इंपॉर्टेंस है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। हालांकि कोरोना टाइम में जो हो रहा है वो एक अलग बात है, दोनों अलग बातें हैं। हैंडशेकिंग इज वेरी मच द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। लेडीज के केस में एक अलग बात है। लेडीज में मैंने कहा वो हमारा कल्चर ये कहता है, हमारा कल्चर इसमें स्ट्रांगली डोमिनेट करता है कॉर्पोरेट कल्चर को, वो एक अलग बात है। हालांकि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट हाउसेस ये कहते हैं, अगर स्कूल कॉलेजेस में तो एक अलग बात है, वो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस का अगर हम उसे हटा दें वहाँ पे,
तो वो एक अलग बात है। वर्षा जी आई डोंट अग्री, आप थैंक्स कर रहे हैं दीपक सर को, थैंक्स मैं भी करता हूँ दीपक सर को, बट आई डोंट अग्री। आप थैंक्स कर सकते हैं दीपक सर को, लेकिन मैं अग्री नहीं करता यहाँ। नो, स्कूल कॉलेजेस में मैंने कहा वहां पर कल्चर जो है अलग है। वहां लेडीज के साथ आप इनिशिएट नहीं करेंगे हाथ मिलाने, नमस्कार कर लेंगे ठीक है, लेकिन हैंड शेकिंग, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने हैंड शेकिंग करना शुरू नहीं किया है तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन स्टूडेंट्स को नहीं सिखा रहे, बिलीव, नहीं सिखा रहे। यही स्टूडेंट्स जब जाएंगे कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए फर्दर, और जब इन्हें हैंड शेकिंग के बारे में पता ही नहीं लगेगा, क्या करेंगे ये? और वहां हैंड शेकिंग कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है। जब हम ही इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उसे, तो हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? जब हमने कोई चीज की नहीं है तो हम स्टूडेंट को सिखा ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दीपक जी आपके मैं अगेंस्ट हूं यहां पर, क्योंकि हम जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तभी हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, जब ये हमारे ब्लड में आएगा, हमारे रूटीन में आएगा। हमारे रूटीन में नहीं आएगा तो हम नहीं सिखा सकते। इसलिए हैंड शेकिंग कल्चर को अडॉप्ट करना होगा। अभी नहीं करें, लेकिन ये सिखाना है हमें अपने स्टूडेंट्स को, इसलिए करना पड़ेगा। तो दिस इज इट। अब यहां पर मैं कह रहा था कि जब आप हैंड शेकिंग करें तो आपके फेस पे स्माइल या पॉजिटिव वाइब्स आपके फेस को देख करके आनी चाहिए। आपके फेस पे डिस्टॉर्शन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि डिस्टॉर्शन जो है ना वो डैमेजिंग होता है। आपको जब इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैचिंग फीलिंग इज अनदर पॉइंट, मैचिंग फीलिंग इज अनदर पॉइंट। वर्षा मैचिंग अनमैचिंग उसकी बात ही नहीं करनी है यहां पर। मैंने आपसे क्या कहा, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं आ रही है, इक्वल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है हार्ट से, फीलिंग से, इमोशन से, तो वो इक्वल हैंडशेक है ही नहीं, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा जरिया है बताने का कि भाई हम आपसे नाराज हैं, या आपसे हमारे फीलिंग्स मैच नहीं करती हैं, आपसे हमारे जज्बात नहीं मिलते हैं, आपने वर्ड्स भी नहीं बोले, हैंडशेकिंग से ही सिग्नल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल का मतलब इक्वल है हर तरीके से। आप अपने हैंड में, हैंड जब आगे बढ़ाते हैं, कहां से कर रहे हैं आप, वो तो फीलिंग से ही हो रही है ना। हैंड शेकिंग तो फीलिंग को सिंबलाइज, ये तो एक इमोशनल जेस्चर है ना, फीलिंग के थ्रू ही तो हैंडशेक होता है ना, नहीं तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। भाई आप तो इसकी बात कर रहे हैं, इवन शब्दों में एक्सप्रेशन की बात होती है। आप देख लीजिए, कोई आपको नमस्ते करता है तो एक नमस्ते करने का तरीका है नमस्ते, 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 और कैसे हैं, देयर आर वेज। तो जिस प्रकार से नमस्ते कहा जा रहा है उससे पता लगता है ना, उससे अंदाजा होता है कि नमस्ते हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो वो पता लग जाता है। तो जहां पर फीलिंग्स मैच नहीं करेंगी वहां पे तो वो चीज हो ही नहीं रही है, होते हुए भी नहीं हो रही है। इट इज सिंपली ए शो ऑफ, और वो सिग्नल हो जाता है, दिख जाता है, वो एविडेंट है। सो हैंड शेकिंग के बारे में ये चीजें मुझे बतानी थी। मीन अगर हैंडशेक हो तो इक्वल हो, अदरवाइज नॉट। नहीं वर्षा, अगर हैंडशेक हो तो इक्वल हो, बट इन फॉर्मल सिचुएशंस। इनफॉर्मल सिचुएशन में यार दोस्तों का कोई स्टाइल नहीं होता है, वो इनफॉर्मल हैंडशेक है, वो एक अलग चीज है। फ्रेंड्स की फीलिंग्स तो मिली भी होती हैं, वो चाहे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो, वो दिल मिले हुए, बात खत्म हो गई, वो एक अलग मैटर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी से आपके जज्बात नहीं मिलते हैं तो आप हैंड शेक करिए, उससे सिग्नल दे दीजिए। भाई जाहिर सी बात है, जब आपकी फीलिंग्स ही नहीं मिलेंगी तो हैंड शेक इक्वल हो ही नहीं सकता। तो वो तो अंडरस्टूड है कि वहां पर तो आपने हैंडशेक नहीं किया, एक्चुअल में आपने ये शो कर दिया कि भाई ये हैंडशेक दिखावे का हैंडशेक है। इट्स नॉट ए हैंडशेक, इट इज एक्चुअली ए सिग्नल, एक जेस्चर मैंने शो किया जिससे आपको बताने की कोशिश हो रही है कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू, मैं आपके साथ खुश नहीं हूं। लेकिन जब आप
प्रॉपर कोई एनिमिटी नहीं, रिजर्वेशंस आपके माइंड में नहीं है, तब वहाँ इक्वल हैंडशेक ही होना चाहिए, वहाँ पर इक्वल हैंडशेक काम करता है। अब साथियों, मैं जो कह रहा था कि जब हम हैंडशेक करते हैं बॉडी हमारी लीन करनी चाहिए, फेस ब्राइटेंड होना चाहिए, उस पर स्माइल भी हो सकती है। आई रिमेंबर योर लेक्चर रीडिंग रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज इन सेमिनार हॉल वेयर यू शोन ए प्रैक्टिकल। हाँ अनस, आपको याद आ गया, दिस हैपेंस सर। तो अब स्माइल की हम बात करते हैं, स्माइल की चर्चा करते हैं। देखिए, स्माइल भी अलग अलग तरीके की होती है। एक स्माइल होती है जिसमें आपके ऊपर का जो सेट है टीथ का और नीचे का जो सेट है वो दिखाई देता है, वो एक्चुअल में स्माइल नहीं, वो लाफ्टर होता है। लाफ्टर में आपके पूरे दांत खुल करके बाहर आ जाते हैं। दैट्स नॉट ए स्माइल, दैट इज लाफ्टर। स्माइल में आपका लिप मूवमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। स्माइल में लिप मूवमेंट्स होते हैं और लाफ्टर में आपके टीथ जो है वो शो हो जाते हैं पूरे। दिस इज द डिफरेंस। स्माइल भी अलग अलग तरीके की होती है। एक तो जब आप स्माइल करते हैं, तो अभी जैसे देखिए मैं स्माइल का एक जेस्चर शो कर रहा हूँ, तो एक फेस पे इतने हिस्से में मेरे आप चेंज देख रहे हैं, यहाँ गौर करेंगे इतने हिस्से में चेंज नजर आ रहा है। ये इतने हिस्से में जो चेंज नजर आता है ना, इसमें जो मैं एक्सप्रेशन या इंप्रेशन क्रिएट करता हूँ वो स्माइल को कंट्रीब्यूट करता है। लाइक इफ यू लीन टुवर्ड्स द पर्सन, दैट मीन्स यू आर प्रेइंग रिगार्ड्स टू द पर्सन। करेक्ट ना सर? हाँ ना, आप लेट आए एक्चुअल में, इसलिए आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, वही बात चल रही थी। तो जब आप स्माइल कर रहे हैं तो आपका लिप मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब स्माइल में भी क्या होता है, एक होती है सप्रेस्ड स्माइल, नेगेटिव नहीं है। कुछ लोग स्माइल क्या करते हैं, जस्ट उनका यहाँ इतने हिस्से में हल्का सा चेंज आता है स्माइल करते वक्त और फेस से लगता है कि द पर्सन इज स्माइलिंग। दूसरा, आप ये जो हिस्सा है अपना, ये आपका मूवमेंट लेता है, बहुत ये मूवमेंट लेता है, तो स्माइल उससे नजर आती है। तीसरा, स्माइल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इस पे भी आऊंगा मैं। सर स्माइल नेचुरल होती है, लेकिन नेचुरल चीज भी कुछ ना कुछ सिग्नल करती है ना, नेचुरल चीजें भी तो सिग्नल करती हैं। आर्टिफिशियल लोग करते हैं स्माइल, उसको भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और दूसरा, एक स्माइल का टाइप क्या होता है कि आपका एक एंड जो है, एक टिप जो है आपके माउथ का, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, दूसरा दे रहा है। मतलब एक तरफ से स्माइल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फेक स्माइल। उसको हम फेक स्माइल कहते हैं, या उसको सार्कास्टिक स्माइल भी कहते हैं। यानी कि वो किसी पे कमेंट करने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए की जा रही है। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैंडशेकिंग? शिखा, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या शिखा मैडम, इसलिए आप प्रॉब्लम में आ गए? चलिए मैं बता दूंगा आपको, समराइज कर दूंगा, और नहीं तो आपके पास ये वीडियो आ ही जाएगा, वीडियो बन जाएगा जो रिकॉर्डेड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। हैंडशेकिंग के टाइप्स मैंने भी बताए। तो ये स्माइल के बारे में है। अब साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छे से समझनी है आपको। आइज का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब, जितेंद्र कुमार शर्मा जी। ओके सर, नमस्कार सर। आइज का बहुत बड़ा रोल होता है, बेहद बड़ा रोल होता है। जब भी हम हैंडशेक करते हैं या हम किसी भी काम को करते हैं, कम्युनिकेशन में, आप किसी लेवल पे भी कम्युनिकेशन कर लो, आप, आइज का बहुत बड़ा रोल है। आंखें बड़ा से बड़ा सच बयां कर देती है। आपकी आइज आपके झूठ को 2 मिनट में निकाल सकती है। आपकी आइज आपकी सच्चाई को बता सकती है। आपकी आइज आपके कॉन्फिडेंस को बता सकती है। आपकी आइज आप क्या सोच रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो, ये तक बता सकती है।
eyes are the mirror of personality in true sense. eyes आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती है और आपके पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होती है। मैं अगर आपसे हाथ मिलाऊं और इधर की तरफ को देखने लगूं, इट मीन्स व्हाट? भले मैंने बॉडी लीन कर ली, स्माइल उधर देख के कर लेता हूं, दैट इज नॉट अ प्रॉपर हैंडशेक। फेस पे आपके स्माइल और आपकी आईज भी स्माइल करें। अब ये आईज कैसे स्माइल करती हैं, ये भी बड़ी विचित्र और अनोखी बात है। तो यहां अब मुझे आपको आई कांटेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि आई कांटेक्ट होता क्या है। विभिन्न किताबों में आप पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स कम्युनिकेशन पे तमाम ऑथर्स ने लिखी हैं और अपने अपने तरीके से उन्होंने आई कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ आई कोऑर्डिनेशन के बारे में, आई कांटेक्ट के बारे में, जो बहुत से राइटर्स फेल हो गए बताने के लिए, बता नहीं पाए। हाउ कैन वी रीड एनीवन थ्रू आईज? रुचि, आप जरा टॉपिक को ना थोड़ा सा आप ले आइए। क्वेश्चन वाइटल क्वेश्चन है, लेकिन इस पर हम आएंगे। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हम कैसे रीड कर सकते हैं आईज। देखिए, एक लाइन में बात खत्म करता हूं, हालांकि मैं इस पे बहुत कुछ बताना है मुझे आपको, मैं बताऊंगा। रुचि, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर लीजिएगा प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये दोबारा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए, आप दोबारा लिख लीजिएगा। मेरी बात खत्म होने के बाद जब मैं खत्म कर लूँ ये टॉपिक, तो आप क्वेश्चन जरूर रेज करिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन मैं एक लाइन में आंसर देना चाहता हूँ, हालांकि डिटेल्ड आंसर बाद में दूंगा। नजरें वही मिलाते हैं जिनकी नजरों में जान होती है, और नजरों में जान उन्हीं की होती है जिनके पास आत्मविश्वास, ज्ञान और ज्ञान को प्रस्तुत करने का मादा होता है। वही लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन आपको फोकस तरीके से देख रहा है तो आप समझ जाइए कि वो पर्सन जेन्युइन है। मैं भी आपको बताऊंगा आई कांटेक्ट के बारे में। जब आप जान जाओगे तो रुचि, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। आई कांटेक्ट किसे कहते हैं, जब ये जान जाओगे ना तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं आ रहा हूं आई कांटेक्ट के बारे में, सब कुछ बताऊंगा आपको, आप सुने मुझे। आई कोऑर्डिनेशन या आई कांटेक्ट के बारे में ज्यादातर राइटर्स ने ये लिखा है, लुकिंग इनटू आईज इज द बेस्ट आई कांटेक्ट। शर्मा सर यहां पर हैं, मेरे सीनियर, वो रिलेट कर पाएंगे मुझे। इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। सर थैंक यू वेरी मच, सौभाग्य की बात है कि आप सेशन को सुन रहे हैं। लुकिंग इनटू आईज इज दी बेस्ट आई कांटेक्ट। आंखों में देखना बेहतरीन आई कांटेक्ट है, ऐसा ज्यादातर किताबों में लिखा है। साथियों, बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स यहां जुड़े हुए। रुचि, आप भी आई थिंक इंग्लिश के ही हो। इनटू आईज का मतलब क्या होता है? आंखों में देखना। अगर आंखों में देखेंगे ना, अगर आंखों में देखेंगे तो क्या होने वाला है? अगर आप आंखों में देखेंगे तो क्या होगा दीपक जी? सैंडल पड़ने के चांसेस, क्योंकि आंखों में देखना स्टेयरिंग कहलाता है, घूरना कहलाता है। आंखों में देखना घूरना कहलाता है। रुचि समझ गए? आंखों में देखना घूरना कहलाता है। पर्सन को जज कैसे करेंगे आप, ये जज करने का तरीका बता रहा हूं। दूसरा, मुझे अपना स्पेक्स उतारना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको बताना है कांटेक्ट के बारे में। बेस्ट आई कांटेक्ट क्या है, अब ये आप समझो। नोज से लेकर फॉरहेड तक जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, शर्मा सर आप उसको बड़े अच्छे से जानते होंगे,
नोज से लेकर फॉरहेड तक आप जिस पर्सन को देख रहे हैं उस पर्सन के नोज से लेकर फॉरहेड तक उसके फेस पे एक ट्राइंगल एज्यूम करें. एज्यूम ए ट्राइंगल ऑन द फेस ऑफ द पर्सन विद whom you are talking or communicating. फॉरहेड तक, नोज से फॉरहेड तक आप ट्राइंगल एज्यूम करें और इस ट्राइंगल के अंदर देखें. दैट इज कॉल्ड दी बेस्ट आई कॉन्टैक्ट. इज दैट क्लियर? अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सब नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब शो करता है. मैं इधर उधर देखूं, नॉट एबल टू लुक एट यू. इट्स नॉट लुकिंग इनटू यू, इट्स लुकिंग एट यू और लुकिंग अपॉन यू. इधर उधर देखना, ये मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. अब यहां पे एक बात ये आती है, जो नजरे इनायत करने की बात हो रही है. लुक इनटू मीन्स ऑब्जर्विंग, नॉट स्टेयरिंग. नो आके, नो दैट्स नॉट. ना इंग्लिश चेक करें आप, दैट इज नॉट ऑब्जर्विंग. और ऑब्जर्विंग की अगर आप बात करेंगे ना, तो ऑब्जर्विंग को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये भी एक इशू है यहाँ पर. मैं आपसे एक चीज़ और चाहूँगा, आप ऑब्जर्वेंस और लुकिंग और सीइंग, लुक, सी, वॉच, ये सब चेक करें आप, फिर आप वापस आएंगे. ग्रामर पढ़ेंगे, नहीं नहीं, ना 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 ना, नहीं. माई रिसर्च इज डिफरेंट. एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू नीड टू चेक इट. आप चेक करेंगे उसको. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम गड़बड़ करते हैं. आई हैव चेक्ड, आपने चेक किया होगा. ऐसी बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बुक्स में भी है. अभी जब आपको ग्रामर के सेशंस में दूंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, ये स्टेटमेंट सही है क्या? आके आप ही बताएंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है? नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नो 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 नो. अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. लुक इनटू फ्रेज, ऐसे बहुत सारी चीजें. ऐसे आप बाउंडेशन वर्ड बोलते हैं ना, वो दैट इज रॉन्ग. बाउंडेशन इज नो वर्ड. बाउंडेशन कोई वर्ड ही नहीं है और बुक्स में दिया हुआ है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आप अग्री मत करिए, कोई बात नहीं, आप मत करिए अग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं यहाँ सरेंडर कर देता हूँ आपके आगे, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स के सामने सरेंडर करने में मज़ा आता है. बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आप किसी दिन चेक करके आप पता लग जाएगा, क्योंकि बुक्स बहुत सारी चीज़ें गलत बता रही हैं. बुक्स जो हैं बहुत सारी चीज़ें गलत बता रही हैं. और मैं अभी जो आपको मैंने पॉइंट दिया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप बताइए, ये सेंटेंस सही है? आके बताएं. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सेंटेंस एज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज आप इस सेंटेंस को सही बताओगे? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. कम ऑन, आप जल्दी आंसर दें, क्योंकि मुझे आगे चलना है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सेंटेंस सही है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सेंटेंस सही है? नहीं अनस, ऐसा नहीं है. ये मत कहो वी आर ऑलवेज बाय योर साइड, अनस, ऐसा नहीं है. आप उसी के साइड में होंगे जो सही है ना? ऐसा नहीं कहिए अनस, ब्लाइंडली मत चलिए. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है और अनस ने कह दिया. अनस फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अनस. दीपक जी, अपलॉड फॉर यू. प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट. आके प्लीज डोंट माइंड, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर फैमिली मेंबर्स. आप बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ जोड़ के पहले से आपसे माफी मांग लेता हूँ. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट लैंग्वेज के टीचर को नहीं कहना चाहिए. इसका मतलब प्रैक्टिस केवल मैन को ही परफेक्ट करती है, वीमेन को नहीं करती. आपने तो सबको नाराज कर दिया यहाँ पर.
सबको नाराज कर दिया आपने। और बताता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सेंटेंस तो गलत है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, ये भी गलत है। ये गहराई की बात है। दीपक जी आप सही हो। देखो आप दीपक जी आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहां में एक चीज और है जो बताने वाली है, और उस पर बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो आप यहां तक दीपक जी आए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर्सन बोल दिया आपने, लेकिन अब मैं आगे बताता हूं। एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज अब मैं आपको बताता हूं परफेक्शन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्शन? परफेक्शन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज डन efficiently and effectively in an ethical manner. Sir, when only man is given, it refers to the human. नहीं, no, not at all. फिर जेंडर की बात ही क्यों करते हैं फिर हम? No, I don't agree. I don't agree. आप अपने को सेटिस्फाई कर लो, कोई बात नहीं, but I don't agree. Man use for female only, आकिब जी। अनस प्लीज ऐसे मत करो प्लीज, है ना, प्लीज मत करो। ये यहाँ डिस्प्यूट थोड़ी हो रहा है भाई, कोई यहाँ नॉलेज शेयरिंग सेशन चल रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जस्ट जो आपको अच्छा लगता है वो आप लीजिए, जो अच्छा नहीं लगता है मत लीजिए, और जो सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं आ रहा हूँ उस पर। प्रैक्टिस मीन्स नथिंग टू करेक्ट। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ। परफेक्शन का मीनिंग अभी समझिए आप। परफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? परफेक्शन को हम यूज करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी जहां पर हम यूज करते हैं, और वो भी एथिकल मैनर में। अगर हमने प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट कर दिया, कह दिया, तो ये चोर के लिए भी लागू हो जाएगा, चोर के लिए भी लागू हो जाएगा। जबकि परफेक्शन का अनएथिकल वे से कोई लेना देना नहीं है। जब परफेक्शन का अनएथिकल वे से कोई लेना देना नहीं है और आपने कह दिया प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, तो ये चोर के लिए भी लागू हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंस प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट ये भी गलत है। सेंटेंस सही होगा गुड प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। सर इट इज नॉट ट्रू, नो वन इज परफेक्ट बट कैन बी बेटर। दीपक जी आप तो दिल पे ले गए ये बात। दिल पे ले जाने वाली कोई बात नहीं है। सो देन आंसर माई क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गॉड हैज क्रिएटेड मैन। अब आके आप अगर बहस करने के मूड में, तो इस सेशन उसी में निकल जाएगा। आपको मैं नंबर देता हूँ, आप मुझसे आराम से बात कर लीजिएगा, मैं उसको भी आपको बता दूंगा, इसका आंसर भी बता दूंगा। गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन, ये जो स्टेटमेंट है ये एक कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट है। कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट की बात अलग होती है और नॉन कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट्स की बात अलग होती है। तो इतना इसका आंसर है। डिटेल में आंसर मैं दूंगा तो इस सेशन इसी में निकल जाएगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। आप मेरे से इस पॉइंट पर बाद में बात करेंगे। आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजंस हैं। और ये कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट है जो आपने यूज़ किया है। इट इज़ अ कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट, इट इज़ द कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट। ओके, सो नीड नॉट वरी, ये नॉलेज की बात है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज शेयरिंग सेशन चल रहा है, तो इसमें आप यू हैव द राइट, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं डिस्कस। एनीवे, हम बात कर रहे थे, मैंने आपको आई कांटेक्ट के बारे में बताया था। तो आई कांटेक्ट पे हमारी जब बात चल रही थी, आपने पूछा कि प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट, ये करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट और वन परफेक्ट और पर्सन परफेक्ट, ये गलत यूं है क्योंकि परफेक्शन का लेना देना जो है ना वो एथिकल वेज से है। कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन बोथ आर डिफरेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की मैं बात कर रहा था ना दीपक जी, वही बात हो रही थी कि सिचुएशन वाइज चीज़ें डिफर कर जाती हैं। एक सिचुएशन में आप क्या बोल रहे हैं वो चीज़ डिफर कर जाएगी, लेकिन जब आप जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ चीज़ें डिफर कर जाती हैं। ये हम जेंडर जब पढ़ाते हैं तो हमें वहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है और समझाना पड़ता है। एनीवे, दीपक जी इस पर ना रहें क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पे सेशन है, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा वरना, वो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू डू। उस पर हम चलें। तो बात चल रही थी स्माइल की, सार्कास्टिक स्माइल के बारे में। जैसे मैंने कहा कि जब आपके एक तरफ का जो हिस्सा है आपके माउथ का
वो मूवमेंट में आ रहा है, दूसरी तरफ का नहीं आ रहा है, तो वो सार्कास्टिक स्माइल है, फेक स्माइल है, एंड दैट शुड नॉट बी अडॉप्टेड। ये स्माइल नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, आपको एक सिचुएशन में बॉडी लैंग्वेज भी मैं बता देता हूँ। हालांकि बॉडी लैंग्वेज एक बहुत विस्तृत विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बॉडी लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस भी हम आ सकते हैं। तो हम एक सिचुएशन पे चल के मैं बात करता हूँ बॉडी लैंग्वेज की। जैसे आप स्टेज पे आ रहे हैं, स्टेज पे आपको उद्बोधन करना है, भाषण देना है, स्पीच डिलीवर करना है। तो स्टेज का जो कॉर्नर है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं मूव करना और उस स्थान तक जाते हैं, उस प्लेस तक जाते हैं जहाँ आपका पोडियम है, जहाँ से आपको एड्रेस करना है ऑडियंस को, तो जिस जगह से आप मूव करना शुरू करते हैं वहाँ मूवमेंट के बारे में आपको मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप ऑडियंस को, अभी आई कांटेक्ट की एक बात रह गई है जो मैं यहाँ पर लाऊंगा, रिलेट करूँगा। मैंने इंडिविजुअल लेवल पे तो आपको बता दिया आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, कि जब आप किसी पर्सन की तरफ देख रहे हैं तो नोज से लेकर फॉरहेड तक एक ट्राइंगल एज्यूम करिए फेस पे और उसके अंदर देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस? आई एम कमिंग ऑन टू इट अनस, मैं इस पे आ रहा हूँ अभी मैं इसको भी लेता हूँ। तो जब आप मूव करना शुरू करते हैं तो आपके पास मूव करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। एक तो वे ये है कि आप हेड को नीचे करके मूव कर रहे हैं, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप ऊपर की तरफ देखते हुए मूव कर रहे हैं। थर्ड थिंग, आप ऑडियंस की तरफ मूव करते हैं, मतलब आप इस तरीके से चल रहे हैं कि आप ऑडियंस को भी देख रहे हैं, आगे का भी आपको दिख रहा है और आप मूव कर रहे हैं विद अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप नीचे की तरफ देख के चलते हैं तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग ये है कि यू आर इनटू थॉटफुल स्टेट, यू आर इनटू थॉटफुल स्टेट। आई स्पीक टू लैंग्वेज, बॉडी एंड इंग्लिश, यस। तो आप दो चीजें यहां पर सिंबलाइज करेंगे। एक तो यह है कि आप एक थॉटफुल स्टेट में हैं। दूसरा, अगर आप नीचे देखकर चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी ये नर्वसनेस को भी शो करता है। और ये जब नर्वसनेस को शो करेगा, जब आपका चलने का स्टाइल डिफर करेगा, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उसकी भी बात करूंगा, गेट की, GAIT, मैनर ऑफ वॉकिंग की। मैनर ऑफ वॉकिंग प्रॉपर नहीं है, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये थॉटफुल स्टेट को ना बयां करके, बताकर, बल्कि ये बताएगा कि आप नर्वस हैं। ये दो मीनिंग निकल सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस को शो करेगा। आपका वॉकिंग का जो वे है, मूव करने का जो तरीका है, इट शुड बी नीदर स्लो नॉर फास्ट। आप बहुत तेज भी नहीं जाएं पोडियम की तरफ और बहुत हल्के भी नहीं जाएं। ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे नई नवेली दुल्हन आ रही है। तो आप हल्के भी नहीं जाएं और तेज भी नहीं जाएं। अगर हल्के जा रहे हैं तो भी वो नर्वसनेस को शो कर रहा है, आप कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंट नहीं है, ये शो कर रहा है। आप तेजी से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं इस चीज को शो कर रहा है कि आप नर्वस हैं, आप जल्दी से अपनी बात को खत्म करके जाना चाहते हैं। ये होता है। और साथियों मैं बताऊंगा आगे भी, अभी तो पोडियम तक पहुंचे नहीं है ना, पोडियम पे पहुंचने के बाद की बात भी बताऊंगा। अनस, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, डोंट वरी, बात खत्म कर ले जरा, उसके बाद उस पर आएंगे। तो अब जब आप चले, आगे बढ़े, स्टेज के पास, सॉरी पोडियम के पास आप आ गए, ऑडियंस की तरफ देखते हुए, और ऑडियंस की तरफ भी देख रहे हैं और आप आगे की तरफ देख रहे हैं और देखते हुए मूव करते हुए आप स्टेज के पास आ गए। अब स्टेज के पास आने के बाद भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जज होती है। साथियों, पहला वर्ड जब आप बोलोगे, उसके बोलने से पहले ऑडियंस को इंप्रेशन मिल जाएगा काफी हद तक आप कैसे स्पीकर हो, आपका फेस देख के और आपने स्टार्ट कैसे किया इसको देख के। कई लोग क्या करते हैं, पोडियम पे गए और बोलना शुरू, माइक की तरफ देखा भी नहीं। दैट इज नॉट द राइट वे, ये सही नहीं है। आई एम हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम सर, माई हैंडसेट इज हैविंग सम प्रॉब्लम,
शिखा सक्सेना, ओके शिखा जी। तो ये होता है, कभी भी जब पोडियम के पास जाएं तो आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आप अपनी ऑडियंस की तरफ देखें, माइक सेट करें और फिर बोलें। तो ये ठहराव जो है ना, ये सिग्नल करता है यू आर कॉन्फिडेंट, कुछ दमदार निकलने वाला है आपकी तरफ से, कुछ बढ़िया सा निकलने वाला है आपकी तरफ से, ये शो करता है। तो ऐसा करें। अब बात ये आती है, एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन लेता हूं। क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, या मान लीजिए आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहिबा, प्रिंसिपल साहब आपकी मीटिंग ले रहे हैं, और आपके बैठने का कुछ अंदाज है ये ऐसे, जैसे मैं बैठा हूं ना अभी इस समय तो मैं रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूं, एक अलग बात है। फॉर्मल सिचुएशन में ऐसे बैठे हुए हैं, लीन करके बैठे हैं। ये जो लीनिंग वाला पोस्चर है ना, ये सही पोस्चर नहीं है, ये सही पोस्चर नहीं है। ये लीनिंग वाला जो पोस्चर है, इट इज नॉट ए गुड पोस्चर। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप लीन करके बैठते हैं तो ये आपकी एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है जो ये शो करती है कि आप अलर्ट नहीं है, यू आर नॉट अलर्ट टू द सिचुएशन। जब भी कभी बैठें, लीन करके ना बैठें। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग किनारे पे आके बैठ जाएं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप बैठे आराम से, बट लीन ना करें। अगर लीन करके बैठ रहे हैं तो ये अलर्टनेस शो नहीं करता है, पहली बात। दूसरा, जब आप लीन करके बैठते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज और भी होता है कहीं ना कहीं, वो ये कि चांसेस है कि आपकी बॉडी जो है इनएक्टिव पोजीशन में आ सकती है। अगर रात को ढंग से सोई नहीं हो तो शायद नींद भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अलर्टनेस को शो करने के लिए आप इंडिपेंडेंट सिटिंग करें, और जब भी कोई बात अपनी रखें तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे लेके जाएं। बॉडी को आगे लेके जाकर बात कहने से क्या होता है, वो ओपननेस और अलर्टनेस को शो करता है। फिस्ट शो करते हैं नर्वसनेस को, और ये भी शो करते हैं कि आप एक क्लोज पर्सनैलिटी हैं। ये क्लोज पर्सनैलिटी होने का भी एक सिग्नल होता है अगर फिस्ट हो तो। आप इमेजिन कीजिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रेशर में होते हैं, या इनसिक्योरिटी होती है, या कुछ डर होता है, तो हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज वी कैन शो व्हाइल वी आर प्रेजेंटिंग आवर व्यूज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सोचिए, अभी मैं यही तो बता रहा था आपको कि सबसे पहले आपको कैसे वॉक करके स्टेज पे जाना है, फिर वहाँ खड़ा होना है, ऑडियंस की तरफ देखना है, फिर बात करना है। अभी ऑडियंस की तरफ आई कांटेक्ट की बात आपकी शायद एक रह गई है, वो मैं पूरी कर देता हूँ। ऑडियंस की तरफ हमें आई कांटेक्ट कैसे करना है, ये भी साथ ही में बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा बगैर पोडियम के कैसे बॉडी लैंग्वेज बनानी है, उस पर भी बता दूंगा। ऑडियंस की तरफ जो आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, वो आप अपनी ऑडियंस के ऊपर एक रिवर्स वी इमेजिन कीजिए, रिवर्स वी ऑडियंस के ऊपर, और फिर एक एंड से देखते हुए आप दूसरे एंड की तरफ आइए, फिर आप फिर उल्टा चलिए, ऐसे ऐसे। ये बेस्ट आई कांटेक्ट होता है। अगर आप पोडियम के बिना बोल रहे हैं, पोडियम नहीं है वहां पर और आप बोल रहे हैं, तब आपका जो मूवमेंट है वो जो है, उनका आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं बन पा रहा। वो आपको नहीं देख पा रहे, आप उनको नहीं देख पा रहे, आई कांटेक्ट बन ही नहीं रहा है, तो वो सही नहीं है। उस केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन लूज कर सकता है। तो मूवमेंट इस हिसाब से करें कि आई कांटेक्ट कहीं से लूज ना हो। अनस, आपका क्वेश्चन आपने ये डाला था, मुझे क्वेश्चन याद आ गया। आप पूछ रहे थे लाफ में और स्माइल में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था कि लाफिंग और स्माइलिंग क्या होता है। लाफिंग में लाफ्टर क्या होता है, वो दांत दिखा करके होता है। स्माइल, लाफ्टर में आपके दोनों सेट जो है टीथ के वो दिखाई दे जाएंगे। स्माइल जो होती है वो इतने हिस्से से होती है, हिस्से से स्माइल होती है।
ये फ़र्क है। तो आपने कोई और क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पर। आई डिड ऑल द थिंग्स इन माई एंकरिंग, आई लव टू एड्रेस द ऑडियंस। मालूम है अनस, यू आर ए वेरी गुड एंकर, आप अच्छे होस्ट हो, बहुत अच्छी होस्टिंग करते हो, स्टूडेंट हो, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, हाउ गुड यू आर इन लैंग्वेज नॉलेज, और बहुत अच्छा आपने टीचर्स की नॉलेज का इस्तेमाल किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, मतलब आप हमारा नाज हो, आई रियली फील प्राउड ऑफ यू, और ऐसा होना चाहिए हर को। तो हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट की, जब ऑडियंस के सामने हम होते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन ये लेते हैं, जो मैंने कहा बैठने की सिचुएशन थी। मैंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए बैठते वक्त, कि आप लीन करके ना बैठें, इंडिपेंडेंट सिटिंग करें, और बॉडी को आप थोड़ा सा आगे लेके जाएं वाइल एक्सप्लेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलर्टनेस शो होती है। दीपक जी आप भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आके सभी स्टूडेंट्स हैं हमारे, ऐसा नहीं है। शेर याद आया, शेर कौन सा याद आ गया भाई आदिल साहब? नज़र से नज़र मिलेगी तभी तो बात बनेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नज़र से। मैंने तो अभी ये भी कहा था ना कि नज़र वही मिलाते हैं जिनकी नज़रों में जान होती है, ये भी कहा था मैंने। तो वो कॉन्फिडेंस आइज से नज़र आ जाता, आइज से पता लग जाता है। अच्छा साथियों, कुछ नेगेटिव पोस्चर्स और भी होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अक्सर हम देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ये पोस्चर बना लेते हैं। ये पोस्चर जो है ना, इनसिक्योरिटी का पोस्चर, ये इनसिक्योरिटी शो करता है। अगर आप यू आर हगिंग योरसेल्फ, ये इनसिक्योरिटी को शो करता है। नेवर डू इट। और ये रबिंग ऑफ हैंड्स, अब जाड़ों में आप ये कर रहे हैं तो ये आप खुद कर रहे हैं ना। मैंने कहा था ना कॉन्शियस एफर्ट नहीं, वो तो कॉन्शियसली करते हैं जाड़ों में, लेकिन अगर हम सब कॉन्शियसली ये करेंगे ना तो इट शोज एक्साइटमेंट। अमिताभ बच्चन जी को आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा, जब वो स्टार्ट करने वाले होते हैं शो तो ऐसे हाथ को रब करते हैं, तो इट शोज एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट को सिंबलाइज करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो कभी ऐसे कर लेंगे, कभी यूं कर लेंगे, कभी यूं कर लेंगे, कभी यूं कर लेंगे। ये सब नर्वसनेस के साइन। बार बार फेस को ऐसे टच करना, यूं करना, यूं करना, यूं करना, नोज को ऐसे करना, ये सब नर्वसनेस के लक्षण होते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई आइटम ले लेंगे, उसके साथ ऐसे खेलने लग जाएंगे, फिजिटिंग करेंगे। ये सब नेगेटिव साइंस है। नेवर एवर डू सो, कभी ऐसा ना करें। और ये आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे करते हैं, चिन को प्रेस करते हैं, ऐसे चिन पे हाथ होते हैं। ये पोस्चर है थॉटफुल। यहाँ पे जब कोई बहुत चिंतन मनन कर रहा होता है तो वो ऐसे करता है, ये ऐसे स्क्रैच करता है हेड को। स्क्रैच करते वक्त ये जो है कंफ्यूजन को शो करता है। ये थॉटफुलनेस नहीं, कंफ्यूजन को शो करता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, रिलैक्स पोजीशन शो करता है। फोल्डिंग हैंड इज अ रॉन्ग पोजीशन। ये वाला फोल्डिंग हैंड का मतलब ये कह रहे हैं आप हगिंग द सेल्फ न दिस। अगर ये वाली बात कर रहे हैं सोनी आप, तो दिस इज नॉट ए गुड पोस्चर। हैंड को फोल्ड करना या इस तरीके से फोल्ड करना, ये कहना चाह रहे हैं, किस टाइप की फोल्डिंग की बात कर रहे हैं आप, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ये कर रहे हैं आप तो ये सही नहीं, ये सही नहीं है बॉडी पोस्चर। तो जब भी आप किसी के सामने बात करें तो उसकी आईज और आपकी आईज
की जो वार्मथ है वो मैच करनी चाहिए। वो मैच करेगी, बॉडी लैंग्वेज सही होगा, यानी कि आप बॉडी को लीन करके बात करेंगे तो उस केस में आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को भी वो शो करेगा। ये आपको समझना है। अब एक चीज और है, ये मैं थोड़ा सा मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे दिखाता हूं मैं आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड पे ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया खड़े होते वक्त, इस तरीके से, दिस वे। अगर हमारा राइट हैंड, ये राइट मेरा राइट है, ये आप ध्यान दें, राइट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड के ऊपर आ रहा है, तो ये शो करता है आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड, और लेफ्ट हैंड अगर इसके ऊपर आ रहा है तो ये शो करता है लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड। ये भी आप ध्यान रखें। जब भी आप ऑडियंस को एड्रेस करें तो अपने हाथ पॉकेट्स के अंदर ना डालें, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव नेचर को शो करता है, अथॉरिटेटिव आउटलुक को शो करता है, विच इज नॉट गुड। क्योंकि ऑडियंस से जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो वहां आई एटीट्यूड नहीं, यू एटीट्यूड आना चाहिए। तो उस यू एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिहाज से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि योर हैंड्स शुड नॉट बी इन योर पॉकेट्स। आपके पॉकेट्स में आपके हैंड्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो सही वे नहीं है। दैट इज नॉट पॉजिटिव जेस्चर, दैट इज नॉट पॉजिटिव थिंग। तो ऑडियंस से बात करें तो आपके पाम्स ओपन होने चाहिए। ओपन पाम्स कॉन्फिडेंस को और ये शो करते हैं कि आप एक ओपन पर्सनैलिटी है, आप ओपन पर्सनैलिटी हैं, ये शो करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें कि जब आप ऑडियंस से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इन बातों का भली भांति आप ध्यान रखें और इनको समझें। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस पे एक्सप्रेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप कैसे वॉक करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैनर ऑफ वॉकिंग, आपका मैनर ऑफ लुकिंग एट समवन, किसी की तरफ देखना, ये सब क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बताते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो सब दिखाई देता है इससे। सर उसका प्रमाण, इसका प्रमाण ये है, प्रमाण ये है इसका कि इंटरव्यू में जब कोई बंदा जाता है, जॉब इंटरव्यू में, तो उसके पहले शब्द बोलने से पहले मे आई कम इन सर ये जरूर कहता है, उसके बाद से जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो जब अंदर आता है और चेयर पर बैठ जाता है, उस टाइम तक ये पता लग जाता है, ये मालूम हो जाता है कि ये बंदा रखने लायक है या नहीं, और ये 90% एंड अबव ये चीज पता लग जाती है। बॉडी लैंग्वेज से आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सिचुएशन। सर वन थिंग आई वांट टू आस्क, इट इज ए पर्सनल क्वेश्चन, इफ समवन इज स्माइलिंग इन फर्स्ट मीटिंग, you don't know the person who is, then which kind of thinking we should keep in mind। नहीं, स्माइलिंग का कोई मैटर नहीं है ना। अब फॉर्मल सिचुएशन है तो वहाँ स्माइल कहाँ होगा, वहाँ तो सिर्फ समझना है ना चीज़ों को। स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती स्माइल करते रहो, इट डज नॉट मीन दैट। मैं अगर स्माइल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कीप स्माइलिंग एवरी टाइम, ऐसा नहीं होता है। वो तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि सिचुएशन किस तरीके की, वहाँ स्माइल करने वाली बात है ऐसी तो ठीक है। आप ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं लाइटर मोड में, वो एक अलग बात है, वहाँ स्माइल कर रहे हैं। मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ तो सीरियसनेस चाहिए ना। फॉर्मल मीटिंग में तो सीरियसनेस चाहिए, वहाँ पर सीरियसनेस पोज करनी होती है, सीरियसनेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेशर में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए। तो अगर कोई स्माइल कर रहा है मीटिंग में और आप उस पर्सन को नहीं जानते हो तो ये चीज तो सही है ही नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं है।
फर्स्ट टाइम मीटिंग में बैठा है बंदा, कोई स्माइल कर रहा है, ये क्या, व्हाट इज दिस शो। हाँ तो उसको कंसंट्रेट करना है ना, कंसंट्रेट करते वक्त वो क्या ये इस चीज का मतलब बन जाता है, इट हैज गॉट नो मीनिंग। मीटिंग में जबरदस्ती कोई बंदा स्माइल कर रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्माइलिंग, व्हाई ही और शी इज डूइंग सो। कोई पॉइंट भी तो हो ना उसका। ऑडियंस से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइटर मोड बना, लाइटर मोड में है, या आप एनवायरनमेंट उस तरीके का क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइटर एनवायरनमेंट जो क्रिएट करना चाहिए हर एक को, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मीटिंग लेने वाला स्माइल पास कर रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मीटिंग अटेंड करने वाला तो वो तो सुनने वाला है, उसके स्माइल से क्या लेना देना, वहां कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो मैंने आपको जो चीजें बताई विशेष ध्यान रखें उनका। खेलना वेलना ये होता है, खेलने लग जाते हैं जो मैंने बताया आपको, और बहुत ज़्यादा बॉडी का यूज़ करना। एक जब आप बैठते हैं तो ये आपके जो है फीट जो है वो क्लैश नहीं करने चाहिए नीचे से, पता हो आपके ये क्रॉस लेग्ड हो जाते हैं, वो पोजीशन सही नहीं है, पोस्चर सही नहीं, क्रॉस लेग्ड नहीं होना है। क्रॉस लेग्ड होने की पोजीशन में जो है वो दैट इज अ नेगेटिव थिंग टू डू, दैट्स अ नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव बॉडली साइन है एंड यू शुड नॉट डू इट। वो नहीं होता है, करते हैं लोग ऐसे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। लेकिन while you are into some formal situations, never ever do so, कभी भी ऐसा ना करें, क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अब मैं बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, कुछ लोग जो है वो ज़बरदस्ती कान पकड़ने लग जाते हैं, अरे व्हाट इज़ दिस। ये जो ओवर यूज़ होता है ना हैंड्स का, और हैंड बार बार इधर लगाना उधर लगाना, ये सब नर्वसनेस को शो करता है कहीं ना कहीं। माई प्रिंसिपल इज द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ पर्सनस बॉडी लैंग्वेज शी रीड्स एक्चुअली। दीपक जी मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रिंसिपल मैडम को काफ़ी हद तक जान चुका हूँ। एक दिन आपके आया था ट्रेनिंग में, तो मैं उनकी नॉलेज का कायल हूँ, और आई मस्ट से शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ दिस रीजन एंड शी इज़ हाईली नॉलेजेबल। बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी हैं जो बहुत लोगों पे नहीं है, बहुत लोगों पे नहीं। इट शोज नर्वसनेस, ये नर्वसनेस आके शो करता है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और साथियों अभी मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। अब घड़ी इशारा कर रही है कि मुझे अपने सेशन को एंड करना है, क्योंकि अभी और लोग भी हैं जो वेटिंग में हैं, तो उनको भी समय देना होता है। तो आपसे ज़्यादा चाहूँगा कल एक नए विषय के साथ, या संभवतः इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, या कोई नया विषय लेंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी चीज़ को, कोरोना कब ख़त्म होगा मोहित जी, मैं क्या बताऊं इस बारे में। प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते, बस प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पर वाला जल्दी ये सिचुएशन ठीक करेगा, यही कह सकते हैं। आकिब, सो नाइस ऑफ यू, आप मेरे भाई और मेरे स्टूडेंट की तरह हो, एंड शागिर्द हमेशा गुरु से आगे निकले, ये हर गुरु की चाहत होती है। और आप ही के लिए नहीं दीपक जी, मैं सभी के लिए, सारे लोग जो हैं आकिब आपके लिए, सबके लिए चाहता हूँ कि आप लोग बहुत नाम कमाएं, नॉलेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज का मालिक बने, और अच्छा से अच्छा करें, बढ़िया से बढ़िया काम करें, नाम रोशन करें अपना भी, औरों का भी, सबका। ये मेरी कामना है आप सबके लिए। और मैं चाहता हूँ, नहीं आखिर आप पता नहीं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, डोंट थिंक लाइक दैट, समझ सोचिए, नेवर एवर थिंक लाइक दैट। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ ना, इससे क्या परसेप्शन किसी और के माइंड में बन सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप हमेशा अच्छा करें, और रमज़ान का पावन मौका है। अनस, नगमा, आकिब,
और आप सभी, कई लोगों के नाम शायद मैं यूज़ ना कर पाऊँ। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े पाक दिन हैं ये इबादत के, और इन दिनों में आप प्रार्थना करें कि सब सही हो जाए, तो सब सही हो जाएगा। बहुत जल्दी ये संकट जो है वो दूर हो जाएगा। और अगले सेशन में हम मुलाकात करेंगे कोई नए विषय के साथ। देन प्लीज़ सर एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। नगमा, कौन सी चीज़ें आप कह रहे हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं आप नगमा? कौन सी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं? तो आप सभी को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो संकट का समय है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें, स्ट्रेस ना लें, अच्छा से अच्छा काम करें। थैंक यू। अबाउट बॉडी लैंग्वेज, सोनी, थैंक यू टू एवरीवन। आप सब लोगों का भी शुक्रिया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लिसनर्स जो होते हैं वो गॉड की तरह होते हैं। लिसनर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज गॉड, क्योंकि कहना आसान होता है, सुनना मुश्किल होता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ लिसनर्स जो है वो बहुत बड़ा काम करते हैं सुन के। बोलना इतना टफ काम नहीं है, सुनना बहुत टफ काम है, ऐसा मेरा मानना है। आई हैव रिटन अबव। नगमा, क्या लिखा है आपने? लेट मी चेक। सर, आई सेंट यू मोर एंड मोर क्वेरीज इन योर इनबॉक्स। मोर एंड मोर क्वेरीज मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही नगमा। लेट मी चेक, आई एम चेकिंग इट। नगमा, कुछ क्वेश्चन है? सो वन थिंग आई वांट टू आस्क, इट इज़ पर्सनल क्वेश्चन। इफ समवन इज, मैंने आपको बताया था इसका आंसर कि कोई अगर स्माइल कर रहा है तो वो स्माइल बगैर पॉइंट के स्माइल कर रहा है, ये कुछ समझने वाली बात नहीं है। और ये तो बिल्कुल भी एंटरटेन करने लायक बात ही नहीं है। इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। भाई बगैर बात पे कोई क्यों स्माइल करेगा? इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हो, और ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। मैं अगर बैठा हूँ मीटिंग में तो मैं तो उसको भगा दूंगा उससे, ऐसे बंदे को। नहीं, उसमें पॉइंट ही क्या है हंसने का? कोई एम आई कटिंग है जोक या कुछ ऐसा स्माइल करने का कोई रीज़न भी तो होता है ना। देयर इज़ अ रीज़न फॉर समथिंग। तो वो कोई मतलब नहीं बनता उसका। इट्स ऑल यूजलेस। ये तो यूजलेस वाली बात, बिल्कुल यूजलेस है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।